आर्थिक संकट के लिए दोषी कौन, जनता या नेता? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं चुनावों के मध्य बहुत से नेता, बहुत सी पार्टियां ऐसी चुनावी घोषणा कर देती हैं जिसका बाद में पता चलता है कि इसका कितना आर्थिक बोझ राज्य के ऊपर पड़ने वाला है और राज्य आने वाले समय में किस तरीके से अपनी वित्तीय पोजीशन को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। यही हुआ। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने मंत्रियों के और संसदीय सचिवों के 2 महीने के वेतन को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि हम अपने 2 महीने का वेतन उस कर्ज को कम करने के लिए कोशिश करते हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा हम 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। और जिस तरीके से कर्ज हिमाचल के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आर्थिक संकट बढ़ गया है। हम आपको बताएं कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ा क्यों, क्या इसके मुख्य कारण रहे, क्यों इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हिमाचल प्रदेश को मजबूर कर दिया कि वहां पर एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। इस समय हिमाचल के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए तक पहुंच गया है। यह देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति कर्ज का दूसरा प्रदेश बन चुका है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पैसा खर्च होता है वो होता है वेतन में 25 रुपए, पेंशन में 17 रुपए, ब्याज में 11 रुपए, कर्ज में 9 रुपए और अनुदान में 10 रुपए। बाकी विकास मुफ्त के वादे करने को बचे 28 रुपए। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का भी पालन पोषण करता है तो निश्चित ही एक बजट बना के रखता है और उस बजट के अनुसार ही पैसे को खर्च करता है। लेकिन यदि पैसा अंधाधुंध किसी और बजट में लगा दिया जाए, बजट किसी और का था और पैसा कहीं और दे दिया जाए, तो निश्चित ही परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही हो रहा है आज हिमाचल प्रदेश के साथ। जो पैसा उन्होंने किसी और काम के लिए लगाना था वो उन्होंने मुफ्त की योजनाओं में लगा दिया, जो कि जनता ने चुनाव के समय वादे के रूप में स्वीकार की थी इन नेताओं की, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि यदि हम सरकार के अंदर आते हैं तो निश्चित ही ये सब सुविधाएं हम आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर अब इतना आर्थिक संकट हो गया है कि मंत्री संसदीय समिति को अपने वेतन को रोकने का फैसला लेना पड़ा। हम आपको बता दें कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ चुका है। 2022 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले तक 68,896 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल के ऊपर था और अब मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मार्च 2021 में 62,218 करोड़ था, मार्च 2022 में 68,896, मार्च 2023 में 73,541 और मार्च 2024 में 86,639 रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर हो चुका है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपीस का है, जिसमें कि वेतन पेंशन कर चुकाने में 42,079 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। पेंशन पर जो खर्च होता है वो 20,000 करोड़ रुपए का है और 28,000 कर्मचारियों का बकाया, जो कि 1,000 करोड़ रुपए इनको देना रहता है। 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरी मद का 1,000 करोड़ रुपए तो सरकार खर्च कर देती है। हम आपको बता दें कि किस स्कीम पर कितना पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है। 1,500 रुपए महीना महिलाओं को देने से सालाना 8,000 करोड़ रुपए का बोझ हिमाचल सरकार पर पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से 1,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त खर्च है। 18,000 करोड़ रुपए तो फ्री बिजली की सब्सिडी में सरकार खर्च कर देती है। केवल इन 3 योजनाओं से ही 19,800 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ जो हिमाचल प्रदेश की सरकार पर पड़ा है, उससे भी आर्थिक संकट बढ़ गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से वित्तीय संकट प्रदेश के अंदर बढ़ा है, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है चुनावों के दौरान किए गए वादे। ये एक हिमाचल प्रदेश की कहानी नहीं है, जबकि जिस प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां इस तरीके के वादे जनता से कर देती है और उनको पूरा करने के लिए आर्थिक बोझ
राज्यों के ऊपर बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जितनी भी घोषणाएं हैं ये सब जनता के लिए की जाती हैं, और जनता क्या चाहती है इन योजनाओं को लेना, क्योंकि उनको हमेशा जब भी कुछ मुफ्त मिलता है तो वो ये नहीं सोचती कि आज जो मुफ्त मिल रहा है वो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर आने वाले भविष्य में बोझ के रूप में वो देखने को मिलेगा उनके आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। लेकिन आज की योजनाओं को सुनने के बाद जनता वोट कर देती है, और फिर जब वित्तीय संकट इस तरीके से होता है तब पूरे देश को पता चलता है कि कहां किससे कोई कमी हो गई। और जिस तरीके से ये वित्तीय घोषणाएं की जा रही हैं चुनावों के अंदर, उससे आने वाले समय में और बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2024 तक किस राज्य में अब तक कितना कर्ज है। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। मार्च 2025 तक ये कर्ज बढ़कर 83.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु सरकार के ऊपर है, जो कि 8.34 लाख करोड़ रुपीस है। हम आपको बता दें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका कर्ज है 7.69, महाराष्ट्र 7.22, पश्चिम बंगाल 6.58, कर्नाटक 5.97, राजस्थान 5.62, केरल 4.29, मध्य प्रदेश 4.18, तेलंगाना 3.89, पंजाब 3.51, हरियाणा 3.36 और बिहार 3,19,000 करोड़, असम 1.51। आपने देखा कि जिस तरीके से इन राज्यों के ऊपर कर्ज है, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जनता से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर ऐसा होता है तो भारत के अंदर इन राज्यों में भी वित्तीय संकट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक 30% से जीएसडीपी 30% से ज्यादा हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब होने वाली है पंजाब की, क्योंकि पंजाब का जीएसडीपी रेशियो 45% से ज्यादा हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी के 35% तक की रहने की संभावना है। हम आपको बताएं कि 2026-27 तक पंजाब पर अपनी जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज होगा। इसके अलावा राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु पर 30% से ज्यादा कर्ज होगा। पंजाब 47%, राजस्थान 39%, केरल 38%, उत्तराखंड 32, बिहार 31, हरियाणा 31, तमिलनाडु 31, झारखंड 30% का कर्ज रहने वाला है। अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्री बीज है क्या। हम आपको बता दें कि जो भी चुनाव के समय में कोई भी घोषणा करता है और वो बिना किसी आधार के होती है, उसको फ्री बीज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया था कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना, पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्री बीज नहीं है। लेकिन आम दिनों में ऐसा हो तो ये फ्री बीज की कैटेगरी में आ जाता है, और इसका ही नुकसान सरकारों को देखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वादे करने के बाद सरकारें सत्ता में आती हैं उसके बाद निश्चित ही जनता चाहती है कि जिस तरीके के वादे उन्होंने करे हैं वो उनको मिले, और यही कारण है कि सरकार उन वादों को पूरा करने के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेती है। हम आपको बता दें कि फ्री बीज में क्या क्या आता है। इसमें जिस तरीके से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त यातायात, नगद राशि, मुफ्त गैस, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्मार्टफोन, मुफ्त टीवी, बेरोजगारों को भत्ता, ये सब फ्री बीज की कंडीशनों में ही आते हैं। और जिस तरीके से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी ऐसी सरकार, जो कोई भी ऐसी पार्टी इस तरीके के वादे जनता से करती है, तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर ऐसे आर्थिक संकट देश को और भी राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।